तो भाई ये वो कंट्री है जो टेरर एंड टॉक दोनों बात करती है और टेरर ऊपर में रखती है। तो सबसे बड़ी बात तो बेन्यू ही प्रश्न चिन्ह में था और साबित भी हो गया है कि इनमें उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अभी आप बता रहे हैं कि एक दूसरे कमरे में ये इस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार मैंने देखा सीज फायर टॉक टेबल में दोनों पक्ष सामने आते हैं, बड़े हक के साथ आते हैं और एक विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन विश्वास लाने वाला जो मीडिएटर था उसकी क्रेडिबिलिटी हम सब जानते हैं। क्या क्रेडिबिलिटी होगी सर? सऊदी अरब को वो जहाज फाइटर जेट्स और अपनी सेना भिजवा रहा था, तो भाई वो ईरान के साथ मध्यस्थता कैसे करवा रहा था? तो यही कहते हैं सैंडविच, ये जो सैंडविच है, पाकिस्तान एक ऐसा सैंडविच है जो 900 किलोमीटर की सीमा अपना ईरान से साझा करता है। उधर चाइना से डर है। आरजू उस दिन कह ही रही थी कि हमारे दो कान, इसलिए भगवान ने दो कान बनाया कि एक तरफ चाइना को सुनेंगे, अमेरिका की सुनेंगे। तो देखिए ये जो स्टेक होल्डर था वो विश्वसनीय नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरान ने कहा कि 40 दिनों में जो अमेरिका नहीं पाया, जो नहीं अचीव कर पाया, वो 21 घंटों में कैसे पाएगा, पहला। दूसरा यह है कि सबसे बड़ा जो कंटेंशन था, जो सबसे बड़ी ईरान का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो था यूरेनियम प्रोग्राम। अमेरिका कहता है कि आप टेबल में आइए, मुझे अपना यूरेनियम प्रोग्राम दे दीजिए, वो इनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम दे दीजिए। हम लोग बार बार सुन रहे हैं 400 किलो समथिंग का था। ये कोई मीठा का केक नहीं है कि आपको टेबल में रख दे, आप उठा के लेकर वाशिंगटन डीसी चले जाए। ये वो यूरेनियम है जब अमेरिका ने कहा था ईरान यदि आप शिक्षा पर पैसा खर्च करते तो आज आपकी ये हालत। ईरान ने जवाब दिया था यदि मैं शिक्षा पर करता तो मैं इराक बन जाता, मैं वेनेजुएला बन जाता। जी हाँ, मैंने शिक्षा पर तो खर्च की, लेकिन नॉर्थ कोरिया से मैंने उदाहरण लिया है। तो इसीलिए अभी सर कह ही रहे थे, हम बात कर रहे थे कि दुनिया में सिर्फ 3 लीडर हैं जिसको अभी तक ट्रंप ने गाली नहीं दिया, पुतिन, शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के, और कुछ हमें भी कहता है कि हमारे मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि ताकत की दुनिया है। आने वाले दिनों बहुत विभत्स होने वाले हैं, वार का बहुत बुरा रूप आने वाला है, क्योंकि दोनों ताकतें कभी झुकने वाली नाम नहीं। देखना होगा आगे क्या होता है। ठीक है प्रोफेसर नदीम अहमद, ईरान का पर्सपेक्टिव अगर हम जानें कि भाई अगर आप बातचीत के लिए जा रहे हैं तो अपने जहाज में उन बच्चियों की फोटो, उस पर दुनिया ने अमेरिका को खूब लताड़ा है, अमेरिका के खुद के मीडिया ने, अधिकारियों ने खूब लताड़ा था। अब भाई अगर आप बातचीत के लिए जा रहे हैं, आप वो जहाज में बच्चियों की फोटो लगा के जाएंगे, उसकी फोटो रिलीज करेंगे, तो आप किस नोट पे बातचीत शुरू कर रहे हैं? आप तो बेसिकली नैरेटिव सेट करने जा रहे थे, आप बातचीत करने थोड़ी जा रहे थे। हाँ, जज्बाती तौर पर वो लोग बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, इसीलिए उन्हें साथ में लेकर गए। लेकिन उनका पाकिस्तान में जाना ही कुछ अटपटा सा लगा मुझे। तो अगर ये सारे काम किसी दूसरी कंट्री में होते तो शायद नेगोशिएशन हो जाता और उसके बेहतर रिजल्ट आते। लेकिन पाकिस्तान तो खुद ही अपनी फ़ायदेबाजी के अंदर और सौदेबाजी के अंदर लगा हुआ था कि मैं इनकी मीडिएशन कराकर अमेरिका से कुछ ले लूँगा, या मुनीर कुछ फ़ायदा उठाने के चक्कर में थे, जैसे कि बातें चल रही थी कि वो पीस वाला अवार्ड नोबल लेना चाहते हैं या उनका नाम पेश किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो अगर ये टॉक बेअसर साबित होती है तो मैडम, मैं दिली तौर पर, और हर वो आदमी जो इंसानियत में यकीन रखता है उसको दुख है, ये अगर टॉक हो जाती, कामयाब हो जाती है, इस पर कुछ कंडीशन इस तरीके की बन जाती कि जिससे दुनिया को एनर्जी क्राइसिस, आने वाली बेरोज़गारी, महंगाई को शायद नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मौतें भी होंगी अब, और नुकसान भी होगा, और इंसानियत ही मरेगी और इंसान ही मरेंगे, जो कि बहुत गलत है। गलत तो है, लेकिन इंसानियत के नाम पर ये दुनिया चल कहाँ रही है? तो हथियारों की पूरी लॉबी के नाम पर चल रही है, ऑयल के नाम पर चल रही है। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है। पीके श्रीवास्तव सर, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें, जो आपकी अभी तक का आपका डिफेंस एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है कि ये जंग जो है वो किस ओर जा रही है? लोग बाग ये कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने 40 से ज्यादा दिन तक ईरान जैसा मुल्क अगर टिक जाता है तो अपने आप में अमेरिका अगर बातचीत की टेबल पर आने की बात बार बार अमेरिका कर रहा था, ईरान ने नहीं की थी। ईरान तो एटीट्यूड थ्रो कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक फिक्स में था। तो अब अमेरिका ने जब बातचीत भी विफल हो गई, वो झुका, पूरी दुनिया ने देखा कि भाई अमेरिका झुक रहा है, एग्जिट प्लान तलाश रहा है। तो अब जिस ट्रंप की ईगो हर्ट है, जिस अमेरिका का एग्जिट प्लान फेल हो गया है, तो वो पूरी ताकत के साथ आएगा या फिर अभी और बातचीत का रास्ता निकालेगा? विनाश, देखिए, अमेरिका की यह वॉर ऑफ चॉइस थी। ईरान ने शुरू नहीं किया था और बातचीत चल रही थी। तो 2 बार ये बातचीत हो चुकी थी। JCPO का भी जो हुआ था उसको ट्रंप ने ही फाड़ के फेंका था। तो इन सब के संदर्भ में आप देखिए तो ट्रस्ट की गुंजाइश तो है नहीं। और अमेरिका और जो ईरान के बीच में, जिसमें इजराइल भी शामिल है, जो युद्ध हो रहा था, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में होता क्या है कि अगर आपसे जो बहुत कमजोर है, अगर आप उसको हरा नहीं पाते हैं, एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं होता है, या उसकी रेजिम चेंज नहीं होती है, तो आप जीते नहीं। तो ईरान हारा नहीं और अमेरिका जीता नहीं, उसका नुकसान बहुत हुआ। 20,000 टारगेट्स को अटैक किया
अगर आप बमबारी का हाल देखें तो उनके यहाँ 600 स्कूल ध्वस्त कर दिए गए, कैंसर सेंटर को ध्वस्त कर दिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया, वहाँ बर्बादी बहुत हुई है। लेकिन ईरान इस बीटिंग को ले सका क्योंकि एंड ऑफ सिविलाइजेशन वो नहीं चाहता था, वो खड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि ट्रंप की अपनी एक इमेज है, मैचो इमेज है कि मुझसे बहादुर कोई नहीं है, और उस इमेज को उन्हें अपने मागा कॉन्स्टिट्यूंसी को सेल भी करना है। तो जैसे ही वहां से उन्होंने वांस को विदा किया, वैसे उनकी कड़ी कड़ी बातें आने लगी। उनके आर्ट ऑफ डील में अगर कोई किताब है उसमें 3 ही चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर का नाम है धमकी धमकी धमकी। वो सिर्फ धमकियों से काम करते हैं। धमकी के साथ साथ हम कहते हैं 2 पहलू होते हैं, डिफेंस, आप कहीं किसी को मारते भी हैं, और डिप्लोमेसी। जब डिफेंस एंड डिप्लोमेसी का सामंजस्य नहीं होगा तो पीस हो नहीं सकती। और ये डिजाइन थी पिनाज टू फेल बिकॉज इट वाज जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स। इन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो विश्व को यह बताना चाहते थे कि जो तेल बंद हुआ है, जो आर्थिक सेंटर आया है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तेल का है, जिसको हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जो पहले खुला हुआ था, और आज मुद्दे पे बात क्या हो रही है, हम इसको खोलेंगे। अरे बंद तो आप ही नहीं करा है ना, ये तो खुला हुआ था। तो खुली हुई चीज को पहले बंद किया, चाबी अपने हाथ में रखी, फिर बोला अब हम इसको खुलाएंगे, हमारा यही मुद्दा है। और जहां तक न्यूक्लियर संवर्धन का सवाल है, पिनाज बता दूं, ऑडियंस बैठी हुई, यंग ऑडियंस यहां बैठी हुई है, वो तो ऑलरेडी डील में चल रहा था, यहां तक डील पहुंच चुकी थी, जिसके बीच में इन्होंने अटैक कर दिया कि हम अपना 440 किलोग्राम यूरेनियम IAEA को सौंप देंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंप देंगे। यहां तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन ट्रंप को दिखाना था कि वो डिप्लोमेसी से नहीं, हम इनको एब्सोल्यूट सरेंडर कराएंगे। तो ये जो ऑप्टिक्स बनी है, हम पहले से जानते थे। जगह का चुनाव देखिए, पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है फाइटर जेट्स, आपने खुद बनाए, सऊदी अरेबिया को, उससे मिलिट्री एग्रीमेंट है। इजराइल को गाली दे रहा है, इजराइल को गाली दे रहा है, बातचीत कैसे कराओगे? करना है। और ईरान के साथ उनका सिर्फ एक संबंध है, क्योंकि यूएस में जो एम्बेसी है पाकिस्तानी, उसमें एक कमरा ईरान के पास है टू कम्युनिकेट विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, और ईरान के साथ उनकी बॉर्डर है। 2024 में जनवरी में दोनों तरफ से अटैक्स हुए थे जी, वो भी पता है। तो इसके माहौल में इट्स नॉट अ सेफ वेन्यू, बट इट वाज सेफ वेन्यू फॉर ऑप्टिक्स।